प्रस्तुत है एक विशेष चर्चा। आज हमारे बीच में अखिलेश्वर गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी भाई साहब आए हुए हैं। आप एक प्रखर चिंतक और विचारक हैं। युग प्रवाह परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, भारत एक विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है और तमाम विसंगतियों के बावजूद हम इसको गणतंत्र बनाए रखने में सफल भी हुए हैं, परंतु ये देखा जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? ये बात आपकी ठीक है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है। सारी दुनिया के लोग इसे मानते हैं। इसमें एक सत्य और भी है कि भारत में गणतंत्र व्यवस्था बहुत पुरानी है। यादवी गणतंत्र था, लिच्छवी गणतंत्र था, ऐसे विभिन्न तरह के प्रयोग अपने यहाँ होते रहे हैं। और गणतंत्र में जो प्रशासन है उसको गण से, जनता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब इस समय जब गांधी जी ने उस समय कहा कि ये हो जाएं और जनतंत्र की स्थापना हो, तो लोगों ने उनकी बात ध्यान से सुनी नहीं, समझी नहीं, और वो जो अंग्रेज़ों की एक शैली चली आ रही थी प्रशासन की कीप डिस्टेंस वाली, उसी को बना करके रखा। उससे क्या हुआ कि जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में दूरी होती गई। वैसी उनकी तो लाचारी थी, ब्रिटिशर्स की तो लाचारी थी, वो दूरी ना रखें तो कैसे वो बना के रखें, उनका औचित्य थोड़ी था। लेकिन हमारा तो हर बात में औचित्य था, तो वो दूरी बनती चली गई। दूरी की वजह से वो वास्तव में जनप्रतिनिधि बन ही नहीं पाए, और उन्होंने जनप्रतिनिधि मान लिया कि ये तो जनप्रतिनिधि हैं। विनोबा जी ने कहा था कि भारत का गणतंत्र है ये तो श्रद्धा आधारित है, तर्क विवेक आधारित नहीं है। जनता को कुछ नहीं पता था, वो तो ये समझता था कि गांधी जी ने कहा तो राम राज्य आ जाएगा, जो भी आएगा सो राम राज्य कर देगा, बेचारा ये बैठा था। लेकिन हुआ ये, उसमें निहित स्वार्थ आने लगे, छोटी छोटी बातें आने लगीं, तो ये वास्तव में हमारे जनप्रतिनिधि नहीं है, ये बात मोह तो भंग हो रहा है और इसको हटाना भी पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके। जनता जनप्रतिनिधियों पर विश्वास करे, ये स्थिति फिर से लानी पड़ेगी। भारत को स्वतंत्र हुए भी आधी शताब्दी से ज़्यादा समय बीत चुका है, फिर भी हम कोई एक पुख्ता राजनीतिक व्यवस्था नहीं बना पाए हैं। ऐसी स्थिति में इस तंत्र को सर्वश्रेष्ठ तंत्र किस प्रकार बनाया जा सकता है और सामाजिक संगठनों की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? हमारे गण को, हमारे जन को इस व्यवस्था के प्रति जागरूक करना पड़ेगा, और जो प्रतिभाशाली हैं उन्हें जनता के प्रति प्रतिबद्ध करना पड़ेगा। अभी ये प्रतिभाशाली ये नहीं समझते हम प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम तो उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, वो जो पुराने कानून चले आ रहे उन्हीं के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जनहित के प्रति प्रतिबद्ध हैं, ये बात उनमें नहीं आती। और जनता को ये मालूम नहीं है कि हमारे बनाए हुए प्रतिनिधियों के हाथ में क्या क्या जाने वाली है, क्या क्या शक्ति जाने वाली है। जनता को ये भी नहीं मालूम है कि हमारे संविधान में हमारे हित की कौन कौन सी बातें हैं, और जनप्रतिनिधियों को भी ये नहीं मालूम होता है कि भारतीय संविधान जनता के प्रति कहाँ कहाँ उत्तरदायी है। दो दो टर्म हो जाते हैं, पता नहीं रहता। तो जो आदमी वहाँ बन के जा रहा है उसके कुछ ऐसे कसौटियाँ बनाई जाएँ कि कम से कम ये ना सके उसका लिखा पढ़ा का ना दिया जाए, लेकिन वो जनता के हित को समझता है क्या, जिस शक्ति को ले जाना उसके उपयोग की उसके सामने परिकल्पना है क्या, इन बातों पर ध्यान दिया जाए। और जनता को ये बताया जाए कि ये सामयिक आकर्षणों में जो वोट लोग मांग ले जाते हैं उसमें ना दे। वो ये देख है कि ये राष्ट्र का प्रश्न है, राष्ट्र हित जो कर सकेगा वही हमारा हित कर सकेगा। जो हमारा हित करेगा, हमें स्वाभाविक से कुछ ज़्यादा देगा, वो दूसरे का काटेगा, और जब ये पड़े फिर दूसरा काटेगा, तो ये तो अनगढ़ होड़ मच जाएगी। हम ये चाहते हैं कि जितना खाना है ये मालूम है सबको पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन हमें मिलता, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, तो औरों का घटेगा, तो फिर वो भी वो कोशिश करेगा। तो ये सुविधाओं की जो बंदरबांट अपने अपने इलाके के लिए होने लगी, ये गलत है। राष्ट्र में ये है, जनता को भी इसके लिए तैयार होना चाहिए, लोगों को भी इसके लिए तैयार होना चाहिए कि भाई देखो इतना है, इसी में हम करेंगे, अब और ज़्यादा है तो हम उत्पाद बढ़ाएंगे, मिलजुल करके काम करो। अगर जनता को ये दिया जाता तो हमारी जनता तो आध्यात्मिक है, भावनाशील हैं। अगर उन्हें पता पड़ा है कि हमें भूखा रहना पड़ेगा तो वो भूखे रह के करेंगे। गांधी की मदद उन्हें भूखे रह के की, विनोबा जी को भूदान उन्हें अपनी खुद काश्त की ज़मीन दे दी कि सही उपयोग करने वाला है। तो जनता में सही जनहित के लिए प्रतिबद्ध लोग जो मिलने वाली शक्ति का, मिलने वाले वोट के साथ पूरा न्याय कर सकें, ऐसे ही व्यक्तियों को उभारा जाए, जनता उनको पहचाने, और इसके लिए एक सटीक व्यवस्था की जाए। तो जो सामाजिक संगठन है वो इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। उनका जनता से संपर्क है, जनता उनकी बात सुनती है, समझती है। पर ये इतना बड़ा देश है, यहाँ नागरिकों की इतनी बड़ी संख्या,
उनके रीति रिवाजों, धर्म संप्रदाय, रुचि, पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ें कमोबेश उनके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू को प्रभावित करती। अशिक्षा का स्तर भी अपने यहाँ पर्याप्त रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें उनके कर्तव्यों को बोध किस प्रकार कराया जा सकता? देखिए, ये कोई कठिन बात नहीं है। दुनिया में और भी ज़्यादा विभिन्नता है, लेकिन दुनिया का हर व्यक्ति भगवान से तो संबंध जोड़ ही रहता है। अलग अलग भाषा हैं, लेकिन लोग संगीत से तो संबंध जोड़े ही रहते हैं, खेल से तो संबंध जोड़े ही रहते हैं। तो इस देश में, मैं छोटा इसलिए कह रहा हूँ धरती के मुकाबले, इस देश में थोड़ी सी विविधता है, तो राष्ट्र से संबंध जोड़ के क्यों नहीं रख सकते? राष्ट्र एक अवधारणा है, और हमारे यहाँ तो ये नेशन जिसको कहते हैं स्टेट, वो नहीं है। हमारे यहाँ तो एक सांस्कृतिक स्वरूप है राष्ट्र का। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति अगर राष्ट्रीय उससे जो है तो रह तो इसी राष्ट्र में रहे हैं। अब विभिन्न ढंग से रहने वाले व्यक्ति हैं। सर्दी में सब अपने ढंग से सर्दियों के हिसाब से रह लेते हैं, गर्मियों में सब अपने ढंग से गर्मी के हिसाब से रह लेते हैं। तो राष्ट्र में सब अपने अपने ढंग से रहें, लेकिन यहाँ एक बात है कि हर वर्ग के जो समझदार लोग हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, वो अपने वर्ग के लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि राष्ट्र का अगर आपको तंत्र ठीक करना है तो राष्ट्रीय व्यक्तित्व को ही देना चाहिए। हम तो उन्हें ये समझाने लगते हैं कि अपनी जाति वाले को देना, अपने संप्रदाय वाले को देना, अपनी पार्टी वाले को देना, तो उसमें तो वही आ जाता है फिर जो हमें ज़्यादा पैसा देता है। लेकिन अगर ये कहें कि इसका राष्ट्रीय व्यक्तित्व क्या रहा है, इसमें परमार्थ की वृत्ति कितनी रही है। हमने किसी को बना दिया, कानून पास किया, तो हमने उसे वकील बना दिया, वकील से वो मजिस्ट्रेट बन गया, जबकि उसकी पारिवारिक जीवन बेईमानी का रहा है, तो कानून का वो वहीं को मोड़ देगा। तो जो व्यक्ति इसमें नहीं रहा है वो कैसे करेगा? तो ये जितने प्रबुद्ध वर्ग हैं उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं वो पार्टियों को सजेस्ट कर दें कि अगर आप चाहते हैं कि आप करें तो हम इस तरह की व्यक्ति करेंगे, हम तो इस तरह के व्यक्तियों को देंगे, हम तो वो देख के देंगे, ना हम जाति देख के देने वाले हैं, ना हम वर्ग देख के देने वाले, ना संप्रदाय देखने वाले, ना अमीर गरीब देख के देने वाले। हम तो ये देख रहे हैं जनहित के लिए इसकी प्रतिबद्धता है और वो इसके स्वभाव में है, अगर है तो हम दे देंगे, और ये वो सब जानते हैं। तो अगर इस तरह का कोई तंत्र बन जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकार के जो सच्चे लोक सेवी हैं उनकी क्या भूमिका, वो किस प्रकार आगे आएँ, और एक आम आदमी की क्या भूमिका होनी चाहिए? हाँ, देखिए, इसमें तो फिर वही बात आ जाती है कि आम आदमी को भी समझना चाहिए और समाज के प्रबुद्ध वर्ग को भी समझना चाहिए। हम तो राजनीति में नहीं हैं और हम तो सरकार से हमारा मतलब नहीं है। कैसे है, इस समय राजतंत्र में सारी शक्तियाँ इकट्ठी हो गई हैं। पहले राजतंत्र का एक ही काम था, सुरक्षा देता था, व्यवस्था देता था, ऐसे कुछ काम थे। लेकिन आज शिक्षा भी उसके हाथ में है, आज उसके हाथ में अर्थतंत्र भी है। जितनी समाज की हैं वो सब धाराएं वहाँ इकट्ठी हो रही हैं। अगर वहाँ सही व्यक्ति नहीं बैठा तो समाज का हित कैसे होगा? लेकिन राजनीति में व्यक्ति कैसे जाएं, वैसे व्यक्तियों का निर्माण तो कर सकते हैं, वैसे व्यक्तियों को चिन्हित तो कर सकते हैं, वैसे व्यक्तियों को हम आगे कर सकते हैं, जनता उनको वोट दे सकती है। तो ऐसे अगर हर सामाजिक संगठन ये करे कि हम अपने क्षेत्र में जहाँ है वहाँ हम जनता को कहेंगे तुम इसमें मत पड़ना, हमारा अनुभव है। और ये हमारी जो भावनाशील जनता है, जो धर्मप्राण जनता है, ये सरकार की बात माने ना माने, लेकिन जिन पर वो विश्वास करती है उनकी बात जरूर मानता है। जो उनके साथ जिए हैं तो उनकी बात जरूर मानते हैं। तो अगर ये लोग उनको कहें कि इस तरह से अगर तंत्र बना लो तो उनको करना चाहिए। अब ये होता ये है, अरे साहब राजनीति में ये हो रहा है, ये देखिए कि वो जिसको वोट बैंक बना रखा है बहका कर, वो तो वोट डाले आता है, समझदार कई वोट ही डालने नहीं जाते। तो जब समझदार नहीं जाएगा तो फिर तो वो हो ही जाएगा, उनको करें। तो समझदार डाले वोट और जो ना समझे उनको भी समझाए। इस्लाम का एक बड़ा अच्छा वाक्य है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जिनके पास किताब है, एक वो जिनके पास किताब नहीं है। किताब वेद जैसे अपने यहाँ कहते हैं तो ज्ञान के पक्ष में है। तो जिनके पास किताब है उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि उन तक जाएं जिनके पास किताब नहीं है और बताएं किताब क्या कहती है। तो ये जो हमारा संविधान है, हमारे राष्ट्रीय हित की किताब क्या बोलती है, इसका ज्ञान क्या है, वो उन तक पहुंचाना उनका काम है, जो वो है। और उनमें से वो लोग होना चाहिए उसमें जो समाज सेवी संगठन तो समाज में काम कर रहे हैं, उनकी बात को तो वो मानेंगे। और जब वो कहेंगे तो राजनीतिक पार्टियों को भी लाचारी होगी कि भाई ये कह रहे हैं, अगर इनको खुश नहीं रखा तो फिर बात गड़बड़ा जाएगी। तो इस तरह से वो भी कर सकते हैं। तो ये है कि जनता में उस तरह के व्यक्तियों को लाया जाए। एक और हो सकता है कि जनता का ये जो चुनाव का ढंग है ये खर्चीला ना हो। इसमें कई तरह से प्रयास चल रहे हैं।
एक तो ये बात हो गई कि जो अपराधी इतिहास वाले ना आए वगैरह, वो तो चल रहा है, लेकिन जनता की अभिरुचि उस तरह के व्यक्ति हों तो इस दिशा में कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अगर जनता हर क्षेत्र में ऐसे समझदार लोग खड़े हो जाएं, जिसके बारे में विनोबा जी ने आचार्य कुल जैसी बात कही थी, हर क्षेत्र के समझदार लोग, और ये बता दें कि भाई इस क्षेत्र में तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, इन्हीं से बात चलेगी और हम सब उसी के लिए समर्थन में चलेंगे, कोई आता कोई ना आता, इनमें से कोई भी आ जाएगा तो हमारा काम चलेगा, वो किस पार्टी से हमें मतलब नहीं। तो इस तरह का अगर प्रयास किया जाए तो मैं समझता हूँ सही प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। और उसमें एक बात और है कि वो सबसे बड़ी बात है कि वो जनता के बीच में, जनता के सीमित संसाधनों में सुख से और गौरव से रह सकते हैं क्या। अगर नहीं रह सकते हैं तो फिर वो अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं बनेंगे। जहाँ उनके हाथ में आएगा वो अपनी सुविधा और उसके लिए करेंगे, वो हीनता अनुभव करते हैं। तो अगर ये देख लिया जाए कि जनता के बीच में उतनी सीमित सुविधाएं, वो सुख से भी रहता है और गौरवपूर्वक भी रहता है, जैसे विनोबा रहते हैं, जैसे गांधी रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ ऋषि रहते थे, ऐसी प्रतिभाएं जिनका मस्तिष्क बहुत है, संसार के, उनके समाज के प्रति प्रतिबद्धता पूरी है, अपनी आवश्यकता कुछ नहीं है, अगर ऐसा वर्ग समाज में खड़ा हो जाए इसको लेकर के, तो कमी आज भी नहीं है, लेकिन वो एक साथ समूह में होकर के खड़े हो जाएं तो जनता की भी हवा बदल जाएगी और राजनीतिक पार्टियों की समझदारी भी हो सकती है, और समझदारी नहीं तो लाचारी हो जाएगी कि जिनको ये कर रहे हैं उन्हीं को लिया जाए। तो इस तरह से बड़े आराम से अगर हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को साथ लेकर चलें तो इसको बिल्कुल धारा सही दिशा में ले जा सकते हैं और दुनिया सीखेगी इससे। गायत्री परिवार को भारत का सबसे बड़ा एक सामाजिक संगठन माना जाता है। तो गायत्री परिवार के माध्यम से, केंद्र के माध्यम से ऐसे बुद्धिजीवी, विचारक, सच्चे लोग से भी आगे आए, वो उनकी कोई कार्य योजना बने, और एक आम आदमी की क्या भूमिका हो सकती है उसका प्रशिक्षण भी हम ऐसा कुछ कर सकें, इसके संबंध में हमारी कोई योजना? इसकी योजना गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट दी है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ने इस बारे में बहुत स्पष्ट कहा है कि हम तो राजनीति में नहीं जाएंगे। क्यों? अगर हम चाहते हैं कि परेड ठीक हो तो हम लाइन में खड़े नहीं होंगे, फिर हमें दूर खड़ा होना पड़ेगा। एक ही दृष्टि में, विजन में हमें पूरी चीज़ देखनी चाहिए कि क्या हो रही है, हम दूर हट करके देखेंगे। अगर चाणक्य चाहता है कि यहाँ का राजतंत्र ठीक हो तो वो राजतंत्र, वो दूर खड़ा होकर के देखता है और फिर उसको वो बना लेता है। तो ये जो चीज़ है, उस दृष्टि से उन्होंने कहा हम तो राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता जो समाज को है, हर कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति। इसलिए उन्होंने अपना सबसे पहला कहा व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति, सही व्यक्ति बने, ऐसा व्यक्ति बने कि जहाँ खड़ा कर दो वो अपने नियम से हटे नहीं, वो चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थनीति हो, चाहे समाज नीति हो, वो वहाँ कर जाए। और इसके लिए उन्होंने कहा आप दूसरे को नहीं बदल सकते, स्वयं से शुरू करो। इसलिए उन्होंने कहा अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा, आप स्वयं को अपना बदलना शुरू कर दो। तो इस तरह से उन्होंने वो तो किया ही है, लेकिन उसके साथ ये भी कहा है कि यहाँ पर जनतंत्र में उन्होंने अपने धार्मिक उसकी व्याख्या कही है, वो यज्ञोपवीत सबको पहना है। उसके साथ उन्होंने ये बात कही है कि 3 लड़ाई होती, अज्ञान, अशक्ति, अभाव, तीनों मोर्चों पर लड़ो। अज्ञान के मोर्चे पर लड़ो, लोगों को बताओ कि सही दिशा क्या है, और वो सही दिशा में बढ़े तो फिर उनकी शक्ति बढ़ाओ और अभाव भी मिटाओ। वो ज्ञान कैसा जो अभाव ना मिटा सके, और वो ज्ञान कैसा जो शक्ति संपन्न ना बना सके। तो हम लोगों को उसके लिए करते हैं। सबसे बड़ी शक्ति ये है, तो ये है कि जो जनप्रतिनिधि हों वो जनता के बीच में, जनता के सीमित साधनों में पूरे सुख से और पूरे गौरव से रहने के अभ्यस्त हों, तो फिर वो नहीं बहकेंगे। गांधी जी वहाँ से मिस्टर गांधी बन करके आए थे, और गोखले जी ने कहा तुम एक बार अपने देश को देखो। वो देश को देखा और उनको ये लगा कि जनता के बीच में अगर जनता के ढंग से नहीं रहूँगा तो जनता मेरा विश्वास नहीं करेगी, और वहीं से उनके कपड़े कम हो गए और वो महात्मा गांधी हो गए। तो यहाँ का देश तो वो चाहता है कि हमारा प्रतिनिधि हमारे बीच में रहे, हमारे ढंग को हमें भरा हो। फिर अगर वो जो भी कहते हैं, गांधी जी ने कह दिया कि आंदोलन चालू तो चालू, उन्होंने कहा बंद तो बंद। गांधी जी ने कह दिया मुझे हरिजन फंड के लिए चाहिए, तो किसी ने नहीं पूछा, अवर्ण सवर्ण सब ने दान दिया। उन्होंने कहा कस्तूरबा फंड के लिए, तो उन्होंने अवर्ण सवर्ण सब ने दिया। उन्होंने कहा हमको तो प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, तो गांधी सोच रहे हैं तो ठीक सोच रहे हैं। लेकिन वो तब कि गांधी अगर 1 पैसा भी गिर गया तो गांधी खुद झुक करके उठाता था जनता का। तो उसके साथ अगर न्याय करे तो ये तो हमारे देश तो बड़ा ज़बरदस्त देश है। एक दफ़े कोई उसकी श्रद्धा जीत ले तो उसको फिर कमी नहीं पड़ती, ना व्यक्ति की कमी पड़ेगी। कुर्बानी के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस को व्यक्तियों की कमी पड़ी थी, कुर्बानी के लिए दौड़ पड़ते हैं, वो लेकर के दौड़ पड़ते हैं। तो यहाँ वो बात नहीं है। लेकिन बात यही है कि ये जो हमारे यहाँ की एक सांस्कृतिक परंपरा है तंत्र को सही करने की, तो जनता के बीच से जनता के व्यक्ति ऐसे निकलें, उनको कहा जाए, आग्रहपूर्वक कहा जाए कि आप जनहित में यहाँ आइए और हम आपको ये करेंगे, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, आपको प्रचार नहीं करना पड़ेगा, ये जनता खुद करेगी। अगर ऐसे लोग
लोग करने लगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर सामाजिक संगठनों की बढ़ती हुई लोकप्रियता और जनता और राजनीति पर उनके प्रभाव को देखते हुए बहुत सारे व्यक्ति छद्मवेश में ऐसे सामाजिक संगठनों में घुस जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमारे परिजन या आम आदमी किस प्रकार अपनी रक्षा कर सकता है? सामयिक बात है। देखिए, हमारा आधार है इस गायत्री परिवार जो संगठन है, इसका कोई फॉर्म फीस नहीं है। आदमी स्वांतः प्रेरणा से होता है और विवेक के आधार पर निर्णय करता है। हम गायत्री मंत्र की बात कहते ही हैं कि अपने विवेक को, अपनी पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाओ, आप सही चीज़ को समझ सको। इसीलिए कहा हुआ है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति को इसी का प्रशिक्षण दिया जाता है कि आदमी को वेश से नहीं, उसकी आचरण से पहचानो, उसकी नीयत से पहचानो और उसमें खरा मानो तो ही समर्थन दो। तो गायत्री परिवार तो इस मामले में जागरूक रहता है। थोड़े समय के लिए आदमी थोड़ा कर सकता है, जो कहा है अपने यहाँ कि कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए ज़्यादा लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए सब लोगों को भ्रमित नहीं कर सकता। तो ये जो चीज़ है वो आदमी करेगा अपने आप। और एक बात और होती है, ऐसा देखा गया है कि आदमी आता है ये सोच करके कि हम इनको तिकड़म में बदल लेंगे, लेकिन जब आता है तो उसका प्रभाव देखता है कि सदाशयता का क्या प्रभाव है, तो वो अपने को ही बदल लेता है और फिर वो सही प्रतिनिधि बन करके चलने में भी अपनी को उसको रास्ता दिख जाता है कि हम वो गलत क्यों करें। जो कहते हैं कि एक व्यक्ति था डाकू और वो छिपने के लिए संतों में मिल गया, तो सैनिक निकल गए और वो हो गया, उसका सम्मान भी होने लगा। तो उसने कहा जब मैं नाटक कर रहा हूँ तो इतना सम्मान में सचमुच बन जाऊँगा तो कितना सम्मान। इसने उसका जीवन भी बदल दिया। तो गायत्री परिवार में अगर ऐसे लोग आते हैं तो एक तो गायत्री परिवार जागरूक रहता है और उसको ये भी लगता है कि ये तो हम जिस रास्ते से चल रहे हैं वो तो बड़ा कठिन रास्ता है, हम झूठे को सच कब तक करेंगे, तो सच को ही सच कर लेते हैं। तो उसमें उसके फिर सही धारा बन जाती है, बहुत अपना हो। और एक बात बताऊं, ढेरों ऐसे लोग हैं जो राजनीति की उससे आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि राजनीति कितना सा काम करती है। हम तो अगर जनप्रतिनिधि सेवा करने आए हैं तो उससे बड़ा फील्ड सेवा का यहाँ खुला हुआ है, जहाँ कोई धक्कमशाही नहीं है, जहाँ स्वागत है, यहाँ कोई वो नहीं है। तो फिर वो ये सोचता है कि जनहित में हमको संतोष भी मिलेगा और हमारा पुण्य भी बढ़ेगा, तो वो इसमें भी बढ़ता है। लेकिन ये बात है ज़रूर कि जनता को विवेक के आधार पर ही निर्णय करने के लिए प्रेरित किया जाता है, सो हम बराबर करते हैं। आज आप हमारे बीच में आए और प्रत्येक गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति ही नहीं, भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी शक्ति का विवेकपूर्ण ढंग से कैसे प्रयोग कर सके, इसके बारे में आपने बहुत ही प्रेरक जानकारी दी। युग प्रभा परिवार की ओर से हम पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं।